हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 से पहले का जो भी पूरा टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। क्या रेशियोज होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, और पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो, ये सब चीज़ें हैं जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसका क्या रेशियो होता है, ये चीज़ हम अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। देखिए मैं सोच रही हूँ कि पहले चैप्टर के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ना, उन सबको एक साथ हम समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर की, जब सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तब। इससे क्या होगा ना, हम सारे के सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, फिर हम उन्हें अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा टॉपिक पहले से पता होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले के सारे आपको रेशियोज़ भी बता दूँ, रेसिप्रोकल रेशियोज़ क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। तो अभी हम जो है चैप्टर कंप्लीट पूरा करेंगे, उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, देखिए कोई भी टॉपिक पढ़कर तब तक अच्छे से समझ नहीं आ सकता जब तक उससे रिलेटेड हम उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, उसे कहीं क्वेश्चंस में अप्लाई ना करें, तब तक वो पूरी तरह से समझ नहीं आता है। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तो अभी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, फिर टॉपिक्स करने के बाद वो टॉपिक्स कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि हमें ये समझना हो कि इस क्वेश्चन में क्या यूज़ करना है। क्योंकि देखिए वैसे क्या है, टॉपिक पढ़ाया एक्सरसाइज दी, टॉपिक पढ़ाया एक्सरसाइज दी, तो आपको पता रहता है कि इस एक्सरसाइज में अभी अभी जो टॉपिक पढ़ा है वही करना है, ये पता है आपको। लेकिन अगर हम सारे के सारे टॉपिक्स एक साथ जान चुके होंगे और फिर मैं रैंडम आपको क्वेश्चंस दूंगी, तो फिर जब आपको खुद सोचना होगा ना कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप, कौन सा वाला टॉपिक यूज़ हो सकता है, वहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम पेपर आएगा वहाँ पर भी लिखा थोड़ा ना होगा कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार करने के लिए मैं आपको पहले सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा रही हूँ, उसके बाद फिर हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड आई होप, मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइव आकर, हर संडे टू संडे लाइव आकर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँ, और बाकी कुछ भी चीज़ें भी जो हैं, मैं काफ़ी कुछ सोच रही हूँ करने के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं संडे में लाइव आकर कराऊँ। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैथ्स का एक फ़नी क्विज़ हो जाना चाहिए, जो बहुत अच्छा रहेगा, जो सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई बुढ़े अंकल आंटी कोई भी हो, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी रहेगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल लाइवली सेशन हो जाएगा। वो कुछ ऐसा नहीं है कि उनको मैथ्स आती होगी तभी वो उसको एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को मैथ्स पसंद भी नहीं है और मैथ्स किसी ने पढ़ी नहीं है, उनको आती नहीं है ना, सबके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन रहने वाला है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को बताएं कि इस तरह से एक सेशन होने वाला है। जब भी वो होने वाला होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी, उसका लिंक भी दे दूँगी, जिससे कि आप लोग उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहें। होपफुली वो 15 to 20 डेज़ बाद ही मैं ले पाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना जिनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे, तो उस वजह से क्या होगा कि ना, उसमें वो लोग नहीं आ पाएंगे। तो भाई उनके लिए भी आना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होगा। और मैंने जैसा सोचा हुआ अगर वो वैसा ही हो जाए, तो सच में जो देखेंगे वो बहुत खुश होंगे, और जो मिस कर देंगे उनको लगेगा काश हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते। क्योंकि लाइव में आकर जो आप सारे के सारे आंसर्स देंगे, एक टाइप का वो क्विज़ रहेगा, एक कंपटीशन रहेगा, है तो वो एकदम हंसी मजाक वाला, लेकिन फिर भी कंपटीशन है। तो देखते हैं भाई कौन जीतेगा, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आज ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के, जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए वैसे तो किसी भी एंगल पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन अभी क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 में इतना ज़्यादा भी कुछ ब्रॉड नहीं आ गया ये, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन 5 एंगल्स पर सारे के सारे रेशियोज़ की क्या वैल्यू होती है वो हम सीखने वाले हैं। आज हम वो देखने वाले हैं कि वो कैसे आता है। पर उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जैसे मैं पिछली क्लास में भी मैं आपको बोलती रही कि साइन का क्या रेसिप्रोकल होता है, इसका क्या रेसिप्रोकल होता है, तो मैं चाह रही हूँ कि एक बार मैं आपको इसका लिख कर दिखा दूँ, ताकि आपको दिमाग में एकदम सेट रहे कि कौन किसका रेसिप्रोकल है और किसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपकी सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज आएगी ना, वहाँ पर तो रेसिप्रोकल सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो उनको अभी पता करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लिख लेते हैं। मैंने आपके लिए पहले ही हेडिंग डाल दी कि रेसिप्रोकल रेशियोज़ हम लिखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यू करके आपको लिखना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक।
इस तरह से जाना है ना आपको, ऐसे यू करते बनाते हुए ये ऐसे करके जाना है। इसी तरह से इस सीक्वेंस में आप नाम के याद रख लेंगे ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो देखिए जो साइन होता है वो कोसेक का, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। देखिए जब साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक आएगा तो सीधी सी बात है कोसेक का रेसिप्रोकल करके भी साइन आएगा, है ना। ऐसे ही कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है। तो आप साइन के लिए आप ये लिख सकते हैं 1 कोसेक, साइन के लिए 1 कोसेक लिख सकते हैं, कॉस के लिए लिख सकते हैं 1 सेक और टेन के लिए लिख सकते हैं 1 कॉट। ऐसे ही इस साइड में कॉट के लिए लिख सकते हैं 1/10, सेक के लिए लिख सकते हैं 1 कॉस और कोसेक के लिए लिख सकते हैं 1 साइन। ये तो हो गई इनकी रेसिप्रोकल होने की बात। एक और तरह का रेशियो होता है जो टेन और कॉट के लिए थोड़ा और एक और चीज़ होती है जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। वो ये होता है कि टेन की जगह पर हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस भी होता है, टेन इज इक्वल टू 1/कॉट भी होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है 1 कॉट, लेकिन टेन की जगह साइन अपॉन कॉस भी हो सकता है। और अब आप जानते हैं क्योंकि टेन जो है कॉट का रेसिप्रोकल है और टेन का अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट का कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आगे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें आपको ये चीज़ भी यूज़ करनी होगी, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अच्छा होगा कि आप अपना कहीं ना कहीं से ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी सारी चीज़ें हैं मैं तो अभी आपको बता रही हूँ, तो एक क्लास है, आप इसको अटेंड कर रहे हैं फिर आप यूट्यूब बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये सब आपके एक नोटबुक में कहीं ना कहीं आपके पास लिखा हुआ होगा, आपके नोट्स में लिखा होगा, तो आपको जब भी टाइम मिले ना इन सारी चीज़ों को ना पहले तो सबसे पहले एक जगह पर लिख लीजिए। और जहाँ भी आप पढ़ते हैं अपनी स्टडी टेबल पे कहीं भी छोटा सा, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा चार्ट पेपर लगाए, A4 साइज शीट में भी लिखकर छोटा सा लिखकर सामने लगा लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ना जितनी ज़्यादा बार दिखती रहेंगी आपको ज़्यादा याद रहेंगी, समझ में आएंगी। देखिए ये फैक्ट होता है कि जो भी चीज़ हम बार बार देखते हैं ना वो हमारे दिमाग में अपने आप ही उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है, वो छप जाती है। तो अच्छा होगा कि इसलिए बच्चों को बोला जाता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते हैं उनको बोला जाता है ना हमेशा कि अपने स्टडी टेबल पे एक चार्ट बना लो, फार्मूलाज लिख कर लगा लो, या जो भी चीज़ें आपको याद रखनी है वो रख लो। वो इसीलिए क्योंकि आप बार बार टेबल पे बैठेंगे, बार बार सामने चार्ट की तरफ आपकी नज़र जाएगी, आप उसको देखेंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ ध्यान में रहेंगी। कभी आप एग्जाम हॉल में भी बैठे होंगे ना, अचानक से आपको अपनी टेबल का वो चार्ट याद आएगा और वो दिखेगा आपको कि मैंने अपने चार्ट में इस जगह में ये लिखा हुआ है, तो ये इसका ये होता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखने के बहुत सारे ये सब तरीके हैं तरह तरह के। तो इस तरह से आप इनके रेसिप्रोकल्स को लिख कर रख सकते हैं कि साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक भी होता है, और ऐसे कॉस इज इक्वल टू 1 सेक भी होता है, टेन इज इक्वल टू 1 कॉट भी होता है, कॉट इज इक्वल टू 1/10, सेक इज इक्वल टू 1 कॉस और कोसेक इज इक्वल टू 1 साइन। और टेन और कॉट की जगह में साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों की साइड जगह पे भी ना और भी बहुत तरह तरह के रेशियोज़ बन सकते हैं। देखिए एक बार हमें एक चीज़ पता चल जाती है तो फिर हम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं सब हमें अपने आप समझ में आ जाता है। इनकी जगह पे भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, सेक की जगह पे भी और सारे रेशियोज़ आप बना पाएंगे जब आपको ये सब पता है तो। ठीक है, वो सब हम फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको सारे रेसिप्रोकल्स बता दिए हैं, इन्हें अच्छे से कहीं लिख लीजिए और अपने टेबल पर सामने लगा लीजिए, या फिर आप ऐसी नोटबुक में लिख लीजिए जिसको आप रोज़ यूज़ करते हैं, जिसमें आप रोज़ काम करते हैं, उसमें लिख लीजिए कहीं पर भी। और उसके लिए 2-3 पेजेस अभी और छोड़ देना, क्योंकि चैप्टर में जो कुछ भी होने वाला है ना वो सारे टॉपिक आप एक साथ उनका चार्ट बना लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जिसको डेली खोल कर देखना है, पढ़ना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो वो आपको याद रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं रेशियोज़ के जो वैल्यूज़ आती हैं एंगल्स वाली, उनके बारे में। तो देखिए भाई, रेशियोज़ निकालने के लिए ना मैंने इस तरह का टेबल बना लिया। इस तरह का टेबल आपका बुक में भी बना हुआ है, आपने देखा होगा। लेकिन वो बुक में जो वैल्यूज़ दी हुई है ना उन्होंने टेबल में, उससे पहले उन्होंने पूरा का पूरा समझाया है कि वो रेशियोज़ कैसे निकलते हैं। वो रेशियोज़ निकालना भी बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग बार लेना है, अलग अलग ट्राइंगल्स लेकर उनको समझना है, तो हो सकता है कि सारे बच्चों को वो इतना ईजी ना लगे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। पर ये जो है वो बुक से अलग तरीका है और इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा। बहुत इजी है, बस एक स्टेप करना है और फिर उससे रिलेटेड सारे के सारे रेशियोज़ अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
क्या करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए बुक में जो रेशियोज़ के नाम लिखोगे वो साइन कॉस टेन यहाँ तक तो सेम होते हैं, लेकिन उस टेन के बाद कॉट नहीं लिखा होता है ना, कॉट सबसे लास्ट में होता है, कोसैक इस साइड होता है। पर मैंने कॉट सेक कोसैक क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक यही बताया कि सारे रेशियोज़ को इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी सबको समझने के लिए। अब देखिए इस कोसैक पहले लिख दीजिए, कॉट बाद में लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वैल्यू याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये देखना कि अरे मैम ने कॉट पहले लिख दिया, बुक में तो पहले कोसैक लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। तो वो कैसे रखते हैं और क्यों इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, आपका अभी समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। देखिए रेशियोज जो अभी हम क्लास 10 में जो पढ़ने वाले हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो हम किन एंगल्स पे रेशियोज पढ़ते हैं, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, इन एंगल्स पर हम रेशियोज अभी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा जो एंगल्स होते होंगे इनके बीच के या इनसे बाद के, उनके रेशियोज की वैल्यू नहीं होती होगी, उनकी भी होती है। लेकिन अभी क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है, ये आपको बहुत नया टॉपिक भी लग रहा होगा, तो जो क्लास की लेवल होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस बनता है ना। तो उसमें अभी इतना ही है और आप खुश हो जाइए कि इतना ही है। सोचिए अगर सारे के सारे एंगल्स के रेशियोज आपको याद रखने पड़ते और उनको करना पड़ता तो और कितना ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाता है ना, और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते थे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब नई नई इंट्रोड्यूस कराई जाती है ना किसी भी क्लास में, तो वो थोड़ी थोड़ी करके कराई जाती है, वो इसीलिए ताकि आपको एकदम से बहुत सारा बर्डन सा ना लगने लगे। तो फिलहाल ये है जिनको हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए ये जब भी आपके पास जैसे कभी भी पेपर में आता है ना, और आप अगर भूल रहे हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसे अगर आप कर लेंगे तो आप भले एक बार को वैल्यू में कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन आप कभी गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस ये तरीका याद रख लेना कि कैसे करते हैं, और तरीका इतना ज़्यादा आसान है ना कि आप देखकर बोलेंगे अरे मैम ये तो बहुत ईजी है, हम तो हमेशा याद रख सकते हैं, एग्जाम में ही क्या लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, कभी भी कोई छोटा हमसे पूछेगा हम हर किसी को बता सकते हैं। और यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है कि जो भी बच्चे मैथ्स को पढ़ें या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ें, वो इस तरह से पढ़ें कि भले वो उस फील्ड में आगे नहीं जा रहे हैं, पर एटलीस्ट जहाँ तक उन्होंने जितना पढ़ा वो उन्हें समझ में आए, ताकि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को या अपने छोटे भाई बहन को या किसी भी आस पड़ोस के छोटे बच्चे को, वो अपने आप से जो छोटा है उसको वो चीज़ समझा सकें, बता सकें। इतना आपके दिमाग में वो चीज़ चली जाए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और वो भी आप ही के लिए है ना। जितना ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों को करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, आप ही का बेनिफिट है। तो भाई बिना ज़्यादा बातें करें आप जल्दी से हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ ना, इन सब में नंबरिंग करने वाली हूँ 0 से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 4, इतना कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं। ये सब हम कर रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए। इसको ये जब जो भी मैं अभी करने वाली हूँ सॉल्व करके जो वैल्यूज आएंगी वो साइन की आएंगी सारी की सारी, ठीक है। उससे फिर हम रिलेट करके सारे रेशियोज अपने आप ही निकाल लेंगे। तो देखिए भाई सबसे पहले मैंने 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 लिख लिया। आप इतना याद रखिएगा कि 0 से स्टार्ट करना है। कभी कभी ये आप न भूल सकते हैं कि 0 से करना था या 1 से करना था, तो ये याद रखना कि लास्ट में नंबर 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 4 तभी आएगा जब 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि 5 एंगल्स हैं, तो 0 से ही स्टार्ट करना है। और जितना ग्रेटेस्ट नंबर 4 लिखा है ना, उससे सबको डिवाइड करने वाले हैं अब देखिए ऐसे लिखने वाले हैं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबके ऊपर ना अंडर रूट लगाने वाले हैं। कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो कैंसिल कर देंगे तब भी वही रहेगा, लेकिन हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, अभी अंडर रूट लगा रहे हैं सबके ऊपर। तो देखिए ये अंडर रूट लगा दिया हमने, यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दिया, ये भी अंडर रूट लग गया, ये भी अंडर रूट लग गया, और ये भी अंडर रूट लग गया। क्लियर है। अब अंडर रूट में जब कोई नंबर आ जाता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, उसका जो हम क्या कहते हैं पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर होगा फैक्टर्स का, उसमें से एक फैक्टर निकाल लेंगे, यही करते हैं ना। अब सबसे पहले तो ये देखें कि जो 0 अगर न्यूमरेटर में आ गया तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी बना रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे लाख रहे, चाहे मिलियन बिलियन कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो नंबर तो 0 ही होना है ना। तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू आई, ये तो आई 0, 0/4 0 हो गया। अब 0 का अंडर रूट करते रहो, 0 की कोई भी पावर लगाते रहो, 0 ही रहेगा। 0 मतलब जिसके पास अभी कोई पावर नहीं है, ठीक है। अब जिसके पास मतलब जो कुछ कर नहीं सकता, अकेला कुछ नहीं कर सकता है 0,
किसी के नंबर के 1 के आगे, किसी नंबर के आगे लगता चला जाए, तब तो फिर वो उसको राजा महाराजा बना सकता है, लेकिन अगर अकेला है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। अब जब अकेला है तो चाहे आप उसे कितनी भी पावर दे दीजिए, वो फिर भी वीक ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही यहाँ पर केस हो जाता है कि 0 के ऊपर चाहे आप पावर अंडर रूट में लगा 1/2 लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, वो 0 ही रहने वाला है। तो यानी कि 0 डिग्री वाली वैल्यू तो 0 आ गई, तो 0 डिग्री वाली वैल्यू 0 आ गई। अब हम ये देख लेते हैं भाई 1/4 वाली। अब देखिए ऊपर 1 है, 1 का अंडर रूट निकालेंगे, मतलब 1 किसका स्क्वायर होता है, खुद का ही स्क्वायर होता है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। नीचे वाला नंबर क्या है, अंडर रूट के अंदर 4 है। अब आप ये सोचिए कि 4 किसका स्क्वायर होता है, जिस भी नंबर का स्क्वायर 4 होता है वो नंबर यहाँ पर आने वाला है। याद आ गया ना, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट भले आपको सारे के सारे 20 तक याद ना हो या और ज़्यादा आगे तक याद ना हो, पर 4 तो बहुत ईजी है ना। 2 × 2 करके 4 आता है, यानी कि 4 की जगह अंडर रूट से बाहर निकलकर 2 लिख दिया जाएगा। अंडर रूट हटा रहे हैं हम अब एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल रहे हैं इनको सॉल्व करके, इतना हमें करना था। अब हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं सॉल्व करने के बाद। तो 1/4 अंडर रूट में है, तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 बाहर आ गया, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं ये वाला। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले ना हम इनको करने वाले हैं कैंसिल। 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, और 4 कट जाएगा 2 टाइम। ये बचा है 1/2, 1/2 बचा है अंडर रूट के अंदर। अच्छा, अंडर रूट हटाना है, बाहर निकालना है, तो 1 तो देखिए 1 खुद का ही स्क्वायर होता है, तो 1 आ जाएगा, इसके ऊपर से तो रूट हट जाएगा। लेकिन क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो वो अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू आ गई है 1/√2। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको देखिए कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे फिर से बता देना कमेंट करके, मैं आपको फिर से पूरा टेबल बना के समझा दूंगी। पर ये इसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप करें, अगर वैल्यूज़ कभी भूलने लग जाएंगे ना, आपको ये तरीका पता होगा, आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ 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 अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट करके दोबारा बोल दीजिए कि मैम आप इसे फिर से बता दो। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला है। अब यहाँ पर है 3/4 और पूरा अंडर रूट है, यानी कि 3 का अंडर रूट अलग वैल्यू देखेंगे और 4 का अंडर रूट की वैल्यू अलग देखेंगे। अब आप जानते हैं 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, हाँ 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता, मतलब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो अंडर रूट में 3 ही रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि 4 तो किसी का स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी आपने देखा था 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 4 की जगह में 2 आ जाएगा। तो जो अंडर रूट है ना वो 3 के ऊपर रह गया, लेकिन 2 के ऊपर नहीं आया, क्योंकि हम अंडर रूट को ही हटा रहे हैं। तो अंडर रूट को हटाने के लिए ही हमने ये काम किया है कि 4 की अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, मतलब जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 2 जो है 4 का स्क्वायर रूट है। अब आ गई बात यहाँ पर 4/4 है भाई। 4/4 का मतलब 1/1 है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। मैं आपको ना एक बार और समझा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा 0 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर में 4 4 लगा दिया। जो नंबर यहाँ लास्ट में था वो सबके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये याद रखना है। ये गलती मत कर देना कि जो नंबर है वही उसका डिनोमिनेटर आप बनाते जा रहे हैं, नहीं। नंबर्स ऊपर 0 1 2 3 4 हमने सबसे पहले लिख लिए, उसके बाद सबके नीचे 4 का ही डिनोमिनेटर बनाया, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में लिख दिया। उसके बाद हर फ्रैक्शन के ऊपर हमने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें सब में अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट लगाने के बाद आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए 0/4 तो 0 ही होता है, 0 का अंडर रूट भी 0 ही होगा, तो ये 0 वैल्यू आ गई। 1/4 का अंडर रूट निकाला, मतलब 1 1 का स्क्वायर होता है तो 1 आ गया, 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ गया और अंडर रूट हट गया। यहाँ पर देखा 2/4 है तो हमने पहले ही कैंसिल कर लिया, तो ये 1/2 बच गया। अब हम जानते हैं कि 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है तो 1 बाहर आ गया, पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो वो अंडर रूट 2 में ही रह गया। ऐसे ही 3/4 देखा, यहाँ पर देखा कि 3 तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट 3 लिख देंगे। लेकिन जो नीचे 4 है वो तो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर देखा 4 और 4 दोनों नंबर सेम है, कॉमन है, कैंसिल होके 1 बचेगा, और 1 के अंडर रूट की वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि 1 तो खुद का स्क्वायर होता है। तो अब ये जो हमने वैल्यूज़ निकाले ना 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2 और ये 1, ये जो वैल्यूज़ आई ये आई साइन के सारे एंगल्स की वैल्यूज़। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है साइन और यहाँ लिखा है 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री अगर एंगल होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 0। क्लियर है?
अगर साइन 0 डिग्री होगा तो 0 वैल्यू होगी, अगर साइन का एंगल 30 डिग्री होगा तो वैल्यू 1/2 रहेगी, अगर साइन का एंगल 45 डिग्री रहेगा तो जो वैल्यू है वो 1/√2 रहेगी, और अगर साइन का एंगल 60 डिग्री रहेगा तो वैल्यू रहेगी √3/2, और अगर साइन एंगल 90 डिग्री रहेगा, यानी कि आप ऐसे लिखेंगे साइन 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब अगर हम एंगल को ऐसे लिखेंगे ना, साइन 90 डिग्री इस तरह से लिखेंगे तो उसका आंसर हम 1 लिखेंगे। जैसे अभी तक हमने पिछले जो टॉपिक्स पढ़े उनमें हम साइन ए साइन बी इस तरह से लिख रहे थे, तो वो ए और बी तो क्या था, वो वर्टेक्स थी कि उस वर्टेक्स पे ट्राइंगल का कुछ एंगल हो सकता है। पर अगर ट्राइंगल का जब आपको एंगल गिवन होगा अंदर, तो कोई इन्हीं एंगल में से कोई एक आध एंगल गिवन होगा, या तो वो 30 डिग्री गिवन होगा, या 45 होगा, या 60 या 90 होगा। 0 तो बहुत ही कम केसेस में यूज़ होगा, तो 0 तो बहुत ही कम केसेस में यूज़ होगा, लेकिन बाकी ज़्यादातर इस तरह के एंगल्स आपको जब गिवन होंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, या तो आप साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो एंगल की जो रेशियो की वैल्यू लिख देंगे 1/2, ठीक है। जब साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो रेशियो लिख देंगे 1/2, जब साइन 45 डिग्री लिखेंगे तो रेशियो लिख देंगे 1/√2, और जब साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो रेशियो लिख देंगे √3/2, और जब साइन 90 डिग्री, मतलब सारा एंगल ना इस तरह से लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिख देंगे तो फिर वहाँ पर 1 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे इतना सारा काम हमने बस एक साइन की वैल्यू निकालने के लिए किया, अब फिर कॉस के लिए भी इतना ही कुछ करना पड़ेगा, टेन के लिए भी, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये इतना काम ना सिर्फ इसके लिए किया। अब ये ऐसा कुछ भी काम किसी के लिए भी नहीं करना है, अब सब अपने आप आएंगे। कैसे आएंगे देखो, ये जितने भी एंगल्स इस तरह से लिखे ना, साइन की जो वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो तो ये कॉस की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। ये इसको उल्टा शुरू करते हैं, पहले सबसे पहले 1 ये यहाँ लिख देंगे, जो साइन में सबसे पीछे है वो कॉस में सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। अगर साइन की 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू 1 बनेगी। इस तरह से इधर वाले को यहाँ लिखेंगे, जो √3/2 है वो कॉस में यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखिए, टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, एक बार पूरा बना लेंगे ना आपको अच्छे से अच्छा लगने लग जाएगा। अब देखिए, जब कॉस का ये √3/2 था वो आपने यहाँ लिख लिया, अब जो बीच में है वो तो यहीं का यहीं रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो ये 1/√2 लिख दिया। अब यहाँ से ये 1/√2 लिख दिया। अब देखिए, आप ऐसे चलते आ रहे हैं ना, 1 यहाँ आ गया, √3 यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहाँ आ गया, अब ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और अब बचा जो 0 वो आ जाएगा यहाँ। तो आपको समझ में आ गया ना, आपने क्या कर दिया, आपने इधर ऐसे जो वैल्यू साइन की लिखी थी कॉस में, उन्हें वहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो ये कॉस की वैल्यूज़ आ गई। कोई प्रॉब्लम आ गया ना, अच्छे से, कितना आसानी से आ गया। देखिए, इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि साइन और कॉस रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नहीं है। टेबल में वैल्यूज़ इस तरह से आ जाती हैं, वो सिर्फ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, टेन कैसे निकलेगा। मैंने अभी रेसिप्रोकल्स जो बताए थे वो इसलिए भी बताए थे, मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था ना कि टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। मतलब अगर आपको टेन की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू कर दोगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे लिखे हैं इनको अपॉन में करना है, और जो भी आंसर आता जाए 10 में लिखते चले जाना है बस। तो देखिए, 0/1 करोगे तो क्या होगा, 0 ऊपर है 1 नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में अगर 0 है और डिनोमिनेटर में 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर लो 0 ही रहता है। उसके बाद ये 1/2 है या √3/2 है, तो इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे तो मुझे तो पता है ये क्या हो जाएगा, सिंपली दिख रहा है, पर फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। साइन की 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और कॉस की 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। उन दोनों को हमने अपॉन में लिख दिया। क्यों अपॉन में लिख रहे हैं, क्योंकि टेन की वैल्यू कैसे निकलती है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू 1/2 लिखी है और कॉस की वैल्यू √3/2 लिखी है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/√3 बच जाएगा। मतलब जो टेन की 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो 1/√3 आएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, टेन के 45 डिग्री की एंगल वैल्यू आपको निकालनी है, तो साइन अपॉन कॉस फिर से करना है। साइन कितना है 1/√2, कॉस कितना है 1/√2, यानी कि दोनों के दोनों फ्रैक्शन एकदम एग्जैक्टली सेम है, और जब एग्जैक्टली सेम है तो कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, यानी कि टेन 45 डिग्री होता है 1। उसके बाद देख लीजिए, अब आ गए 60 डिग्री पर, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/2। इस बार देखिए फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 अब की बार ऊपर रह गया न्यूमरेटर में, तो यानी कि आपके यहाँ 60 डिग्री में √3 वैल्यू रहेगी बस।
इसमें देख लीजिए tan 30 डिग्री में है 1/√3 और tan 60 डिग्री में है सिर्फ √3। क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस करेंगे, साइन है 1, कॉस है 0, 1/0 करेंगे। इस बार क्या हो रहा है, 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में। अब जब 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो क्या हो जाता है, तो कुछ भी नहीं होता है ना, मतलब 0 से डिवाइड करना अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। यानी कि सीधी सी बात ये है कि tan 90 डिग्री की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है। जहाँ पर भी अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया जहाँ पर आपको tan 90 डिग्री लिखा हुआ है, आप सीधा लिख देंगे कि इसकी वैल्यू नहीं आ सकती है, tan 90 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब देख लीजिए, अब आप जानते हैं कि जो tan होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर आपने tan की वैल्यूज़ में लिखा है उनका रेसिप्रोकल करके आपको यहाँ पर लिखते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, इसका क्या मतलब हो जाएगा, अभी 0/1 है, फिर वो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए आप 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो अभी √3 क्या है, डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल करने पर वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए अभी ये सिंगल नंबर है, ये न्यूमरेटर है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है, और जो cot 90 डिग्री होगा वो होगा ये 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 0 कैसे हो जाएगा, ये एक बात और आप समझ लीजिए, cot का भी मैंने आपको रेशियो बताया था कि अगर tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो cot होता है cos अपॉन साइन। देख लीजिए cos है 0 और साइन है 1, तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पर 0। आप ये मत सोचना कि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करके 0 कैसे आ गया, नॉट डिफाइंड भी वैसे कैसे आया था, 1/0 करके आया था, तो 0/1 करके यहाँ पे देख लीजिए, तो जहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा वहाँ तो वैल्यू 0 ही बनेगी। ये क्लियर हो गया cot की वैल्यू तक। अब आते हैं sec की वैल्यू पर। sec की वैल्यू क्या होती है, देख लीजिए भाई, sec की वैल्यू क्या होती है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको अच्छे से पता है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos का रेसिप्रोकल है sec, है ना, यही हमने इसलिए सारे रेसिप्रोकल्स पढ़े थे क्योंकि यहाँ पर भी ये काम आ रहे हैं। तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, आपने रेसिप्रोकल करके लिख लिए। अब cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो cos की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल यहाँ पर आएगा और sin की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल cosec में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए भाई sec का कर लेते हैं। तो sec का निकालने के लिए वैल्यू सारी की सारी जो cos आ रहा है ना, cos, ये वाली सारी वैल्यूज़ इनका रेसिप्रोकल करके हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू है cos 0 की डिग्री की वो है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही रहेगा, तो यानी कि जो sec 0 डिग्री है वो भी 1 होता है। इसके बाद ये √3/2, √3/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि 2 ऊपर √3 नीचे, यानी कि sec 30 डिग्री होता है 2/√3, ये हो गया। इसके बाद ये आ गई वैल्यू 1/√2, यानी कि cos 45 डिग्री होता है 1/√2, लेकिन अब हमें इसे रेसिप्रोकल करना है, तब हमें sec 45 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। अभी अगर 1/√2 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2। क्लियर है? इसके बाद है अब आपका ये 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है 1/2, यानी कि अब इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0 का रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1/0 करना पड़ेगा, और 1/0 करके फिर से वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि sec 90 डिग्री भी नॉट डिफाइंड होता है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद देखिए sec से लेके जो cosec की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे आपने sin और cos को उल्टा करके ऐसे लिखते गए थे ना, वैसे भी आप लिखकर इसको दिखा सकते हैं, तब भी वो वही वैल्यूज़ आएंगी, और sin का रेसिप्रोकल कर करके लिखेंगे तब भी वही वैल्यूज़ आएंगी। क्लियर है? तो या तो आप सीधा सीधा जो नॉट डिफाइंड यहाँ पर है तो यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए √2, यहाँ 2/√3, यहाँ 1, यहाँ ऐसे कर दीजिए, या फिर साइन को देखते हुए उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेम टू सेम है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि एक तो हमने साइन की वैल्यू को निकालने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत करी, उसके बाद कॉस तो निकल गया उनको उल्टा लिखकर, टैन को निकाला कैसे, साइन अपॉन कॉस करके, फिर कॉट लिख गया उसका उल्टा लिखकर, देख लीजिए कॉट भी जो है टैन का पूरा इस तरह से उल्टा करके लिखा हुआ है। फिर सेक को निकाला हमने कॉस का रेसिप्रोकल करके, और कोसेक को हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। ये हो गया नॉट डिफाइंड, वो वाला नॉट डिफाइंड यहाँ, ये वाला 2 यहाँ,
ये √2 यहीं पर रहेगा, ये 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? और आप वैसे भी देख लीजिए, देखिए भाई साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक, तो साइन का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1/0 कर देंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, नॉट डिफाइंड। 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो चाहे तो उन वैल्यूज़ को देख कर आप रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, या सीधा सेक की वैल्यूज़ को देखकर उल्टा करके कोसेक में लिख दीजिए, वो सेम बात है, एक ही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जितना भी हो सकता था आसान तरीके से आपको मैंने बताया है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो टेबल है ये कैसे बनता है। देखिए बेटा, ये टेबल जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। आप 11th-12th में भी ये सब पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स लेंगे तो जब मैथ्स लेंगे ये सब पढ़ेंगे तो आपको ये सब याद रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, जिनको मैथ्स अच्छा भी लगता है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करके रट नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि सारे बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए अभी आप ना सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड, तो आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी एंगल्स की, पर कुछ टाइम निकल जाएगा, जैसे साल निकल गई, दूसरी क्लास में आ गए, तो हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू एकदम से जो ब्लर सी हो जाती है ना दिमाग में, अचानक से याद तो आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है क्लियरली कि वो वहाँ पर वैल्यू क्या है। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों का दिमाग जो है वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रैक्टिकल में चलता है, इस तरह से याद रखने में नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू निकलती कैसे है ना। अगर आपको ये पता होगा कि वैल्यू को हम निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा अच्छे से करेगा वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेगा, और जहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई फिर ये टेबल आप कभी नहीं भूल सकते। ये टेबल मुझे भी जब मैं खुद 10th क्लास में पढ़ा था तब से मुझे ये इस तरह से करना याद है। एक बार को हो जाता है कभी कभी कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है या फिर sin 30 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है। कभी कभी हो जाता है क्योंकि इस तरह से उल्टा करके निकल के आ रहा है ना, तो हो जाता है। पर ये बहुत शॉर्टकट तरीका है सारी की सारी वैल्यूज़ को निकालने का, उनको समझने का, अच्छे से कर लेने का। देख लीजिए आपने तीन रेशियोज़ को निकाला और बाकी के 3 उनके उल्टा करके लिखने में ही आ गए। तो इस तरीके से आप इस टेबल को समझ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। देखिए आपने फिर से स्टडी टेबल पर ये पूरा टेबल बनाकर लिख लीजिए, और इस टेबल को आपको खुद अपने आप इस तरह से वैल्यूज़ निकाल कर बनाना है। जब तक आप खुद एक दो बार बनाकर इस टेबल को नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं वैल्यूज़ निकालेंगे, तब तक मैं आपको यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा, पूरा दुनिया का बड़े से बड़ा टीचर आपको आगे बता के चला जाए, आप वो याद नहीं कर पाएंगे अगर आप उसे खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपको खुद मेहनत करनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको ये पूरा टेबल बताया है अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपने आप से ज़रूर बनाकर देखिए। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप बस अपना बनाकर रख लिया हो गया, ऐसा भी होता है आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको नहीं आ रहा है, आप अपनी नॉलेज को बांटिए। ज्ञान बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताएंगे, इन चीज़ों को समझाएंगे, आपके दिमाग में और ज़्यादा अच्छे से गहरी होती चली जाएंगी, और जितना ज़्यादा डीप बीज बोया होगा ना, उतना ही मजबूत पेड़ भी होता है। तो उसी हिसाब से आपकी नॉलेज भी मजबूत हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को भी समझाइए, जो भी चीज़ समझ रहे हैं उनको भी समझाइए कि देख मैं तेरे को बताती हूँ या बताता हूँ कि ये टेबल जो है इसका ईजी एक तरीका होता है, शॉर्टकट वे होता है, कैसे वैल्यूज़ आ जाती हैं और हम भूलते भी नहीं हैं। और देख लेना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये सब करके बताएंगे ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं क्लास 9 से, क्लास 8 तक तो मैं इतना नहीं करती थी, पर क्लास 9 से ही मैं भी ऐसे ही करती थी। जब भी मैं कुछ भी पढ़ती थी, उसको समझती थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मुझसे पूछती थी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो मैं उसको हर क्वेश्चन ना लिख के करके बताती थी। भले मैं थोड़ा सा बीच में अगर स्टेप बोल रही हूँ तो अपनी नोटबुक में देख लेती थी, लेकिन जब मैं उसे 1-2 बार बताती थी या किसी और को भी समझाती थी तो मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता था। और उसी का नतीजा है आज के स्कूल टाइम से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हुए आई, तो आज आपको भी बता पा रही हूँ। और आप जैसे कितने सारे बच्चों को मैं 10 सालों में पढ़ा चुकी हूँ, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अपने स्कूल में थोड़ा ध्यान दे लिया। तो बस आपसे भी यही बोला जा रहा है कि इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। इसलिए नहीं कि आप भी टीचर ही बनने वाले हैं, वो तो अपना अपना सबका अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप चाहें कुछ भी बने, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आ जाती हैं।
ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। बस बहुत सारा लेक्चर हो गया, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग पहले ही बहुत समझदार हैं, अच्छे से समझ जाएंगे और इसको अच्छे से करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं, आगे लाइफ टाइम काम आने वाली हैं, तो आपको अभी अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।